नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो 4 मई 2025 को एओम का 70% एलडीसी जो पेपर हुआ था उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और आगे के क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, जोनल वैगन बैलेंस इज 12,000, डेली लोडिंग इन 2200 wagon and loaded receipt is 1600 wagon. If the ineffective wagon are 200, the WTR of the zone is। तो सबसे पहले WTR का फुल फॉर्म होता है वैगन टर्न राउंड। तो वैगन टर्न राउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस जोनल का इफेक्टिव वैगन बैलेंस। तो इसमें इफेक्टिव वैगन बैलेंस कितना हो जाएगा? 12,000 माइनस 200 जो इसमें इनइफेक्टिव वैगन है, तो 11,800 इसमें इफेक्टिव वैगन हो जाएंगे, डिवाइड बाई डेली लोडिंग रिसिप्ट और जो डेली लोडिंग रिसिप्ट के जितने हैं उनका डिवाइड करते हैं। 2200 प्लस 1600 3800 हो गए, तो 11,800 में 3800 से डिवाइड कर देंगे तो इसका WTR आ जाएगा 3.1 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग अचीव्ड बाय इंडियन रेलवे फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो करंट से रिलेटेड भी है कि 2024-25 में भारतीय रेलवे का मूल लदान कितना रहा। तो इसका है 1617 मिलियन टन 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में रहा। अगला क्वेश्चन है, ऑन ए पैनल EU RRB बटन इज यूज्ड। मतलब जो पुराने RRI पैनल हैं उसमें RRBU/EU RRB बटन का क्या यूज किया जाता है, जबकि EI में इस बटन का नाम है EWUIZ। ये बटन किस काम में आ जाता है? तो यह बटन RRBU यूज होता है इमरजेंसी रूट रिलीज के लिए। इमरजेंसी रूट कैंसिलेशन करना हो तो RRBU का अपन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ वैलिडिटी ऑफ BPC ऑफ ऑर्डिनरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग विथ ICF कोच। तो हम आपको बताते हैं, यदि ICF कोच से रनिंग कर रहा है तो ICF कोच का BPC का वैलिडिटी होता है 3500 किलोमीटर, जबकि LHB का BPC का होता है 4000 किलोमीटर उसका वैलिडिटी रहता है। तो इसमें ICF पूछा तो ICF कोच के लिए 3500 किलोमीटर हो गया, जबकि LHB होता है तो LHB के लिए 4000 किलोमीटर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, शंटिंग ऑपरेशन शैल बी कंट्रोल्ड बाय विच मीन्स। शंटिंग ऑपरेशन कौन से माध्यम से? वर्बल डायरेक्शन, हैंड सिग्नल, शंट सिग्नल, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें शंटिंग ऑपरेशन ऑल ऑफ दीज मतलब हैंड सिग्नल, वर्बल और शंट सिग्नल के द्वारा अपन शंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए फ्रेट ट्रेन वाज स्टेबल्ड इन एग्जामिनेशन यार्ड फॉर 18 आवर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन BPC इज वैलिड। यदि फ्रेट ट्रेन को आप 18 घंटे के लिए यार्ड में खड़ा कर देते हैं तो क्या इसकी BPC वैलिड रहेगी? जरूर इसकी BPC वैलिड रहेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज MSDAC मतलब MSDAC का फुल फॉर्म क्या है? तो MSDAC का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी सेक्शनल डिजिटल एक्सेल काउंटर। मतलब मल्टी सेक्शन का डिजिटल एक्शन काउंटर होता है, उसी को MSDAC। DAC का हमने पहले भी डिस्कस किया है, डिजिटल एक्सेल काउंटर होता है इसका फुल फॉर्म। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 टायर AC स्लीपर कोच। तो यहाँ पे 3 टायर AC स्लीपर कोच कौन सा है? तो WGSCN ये एक स्लीपर क्लास है, ICF कोच है। WGACCN ICF कोच का 3rd AC है और WGACCW ये है ICF कोच का 2nd AC है। तो इसमें 3rd AC पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया WGACCN। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग commodities is permitted to be carried in container। कंटेनर में कौन कौन सी commodities में कैरी कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला ऑप्शन है कोल और पाउडर। तो इसमें जो कोल और पाउडर दिया है, कोल और पाउडर बॉक्स ओपन टाइप वैगन में कैरी कर सकते हैं। अगला है फ्लाई एश को अपन कंटेनर में कैरी कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आयरन ओर के लिए हॉपर वैगन चाहिए और इम्पोर्टेड कोल के लिए भी बॉक्सन या BOB
वो BOBR चाहिए। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन में पूछा है कि कैरीड कंटेनर, कंटेनर में क्या कैरी कर सकते हैं, तो फ्लाई ऐश को अपन इसमें कंटेनर में कैरी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट कौन सी होगी, तो इसमें डेराइव्ड यूनिट है अर्निंग पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब कुछ जो बेसिक यूनिट होती है, कुछ फंडामेंटल यूनिट होते हैं, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स का मिक्स होता है, उसको डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, वो डेराइव की जाती है। तो इसमें यही एक इंजन आवर, पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर ये फंडामेंटल यूनिट है, और अर्निंग पर पैसेंजर किलोमीटर यह एक डेराइव्ड यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इनेक्टेड। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी मतलब राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये सबको पता, 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट इंक्लूड द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं संविधान की 8वीं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो बोडो भी है, सिंधी भी है, भोजपुरी नहीं है, कश्मीरी भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, टोटल 22 भाषाएं हैं, उनमें से भोजपुरी उसमें अनुसूची में, संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने के लिए कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 351 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य है, आर्टिकल 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रसार और प्रयोग के लिए किए गए प्रयासों के लिए महाप्रबंधक को कौन सा पदक दिया जाता है, मतलब GM को कौन सा पदक दिया जाता है, तो GM को दिया जाता है कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। यदि GM उसके राजभाषा के प्रसार के लिए प्रमोट करता है राजभाषा को, तो उसको कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका रेलवे के लिए होती है सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब रेल मंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का संसदीय समिति का गठन कब किया गया, तो राजभाषा में संसदीय समिति का गठन 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कथा कहानी उपन्यास नाटक और अन्य गद्य साहित्यों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो रेल मंत्रालय द्वारा इनके लिए पुरस्कार दिया जाता है प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद जी ये नाटक कहानी उपन्यास ये लिखते हैं, तो इसको ये एक ट्रिक भी हो सकती है, कथा कहानी उपन्यास नाटक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल है, तो दोस्तों इसमें राज्य को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, क ख घ। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें पहला ऑप्शन उत्तराखंड आता है क क्षेत्र में, पंजाब आता है ख में, और पश्चिम बंगाल आता है ग में, और महाराष्ट्र भी आता है ख में। तो इसने पूछा कि ग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा है, तो ग क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत रेल मंत्रालय को प्रस्तावों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक रिपोर्टों आदि के लिए अंग्रेजी और हिंदी का दोनों का उपयोग करने के लिए कानूनी दायित्व है, तो सेक्शन 3/3 के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश में दोनों में उसका उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल हिंदी कमेटी इस चेयर्ड बाय, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसका केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। फिर अगला क्वेश्चन है, ए रेलवे सर्वेंट में बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन व्हेन, किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंप्लीटेड, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज पेंडिंग, और केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो इन सभी केस में, तीनों ही केसों में उसको
सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब उसको सस्पेंड रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए माइनर पेनल्टी एज पर DAR, कि कौन सी अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा लघुदंड नहीं है। तो लघुदंड कौन सा नहीं है? विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर द फेलियर टू पास डिपार्टमेंटल एग्जाम, मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप विभागीय परीक्षा में पास न होने के कारण वेतनवर्दी रोक देना, यह कोई एक माइनर या मेजर पेनल्टी नहीं है। परिनिंदा ये माइनर पेनल्टी है। विथ होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पासेस यह भी माइनर पेनल्टी है। रिकवरी फ्रॉम द पे ऑफ एनी प्रिक्यूजनरी लॉसेस के, तो ये भी एक माइनर पेनल्टी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कि विभागीय परीक्षा में पास नहीं होने के कारण यदि आपका वेतनवर्दी रोक लेता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, वेतनवर्दी आपका नहीं रोक सकता, मतलब यह DAR के अकॉर्डिंग एक माइनर पेनल्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है फॉरेन सर्विस मीन्स द सर्विस इन विच ए रेलवे सर्वेंट रिसीव पे विथ सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम। फॉरेन सर्विस से तात्पर्य ऐसी है जिसमें रेलवे कर्मचारी सरकार की मंजूरी से ही वेतन प्राप्त कर सकता है। फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कॉरपोरेशन, फॉरेन रेलवे, एनी सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट। मतलब फॉरेन सर्विस मीन्स सर्विस इन विच द रेलवे सर्वेंट रिसीव पे एंड सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द एनी अदर सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरी। तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ए मंथली ग्रांट मेड टू ए रेलवे सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसिप्ट टू पे ऑफ लीव सैलरीज कार्ड। किसी रेलवे कर्मचारी को जो वेतन या छुट्टी प्राप्त नहीं कर रहा, दिया जाने वाला मासिक अनुदान क्या, मतलब छुट्टी के बदले पैसे मिल रहे हैं या वेतन मिल रहा है, यदि ये नहीं मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं निर्वाह भत्ता, सब्सटेंशियल ग्रांट। अगला क्वेश्चन है ए रेलवे सर्विस पोस्ट कैरिंग द पे इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 11 विल बी क्लासिफाइड है। वेतन मैट्रिक्स से 11 का वेतनमान रेलवे सेवा पद को वर्गीकृत किया ग्रुप ए में। ग्रुप ए कर्मचारी को ही लेवल 11 मिलता है, उसको ग्रुप ए गजिटेड कर्मचारी होता है जिसका लेवल 11 होता है। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए सर्विस इन द रेलवे कैन बी थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड बाय UPSC। ये भी सही है कि इसके थ्रू भी अपन ग्रुप ए के ऑफिसर को रिक्रूट करते हैं। प्रमोशन ऑफ ऑफिसर ऑफ ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप बी से भी प्रमोशन होकर ग्रुप ए में आ सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की सर्विस एक रेलवे में यदि ग्रुप ए में आना है तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी आ सकता है, ये भी है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ये ग्रुप ए सर्विस भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी इज प्रेस्क्राइब्ड रूल इन DAR, मतलब दीर्घ दंडारोपण की प्रक्रिया अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग, मतलब नियम 9 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांट लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड एक्सिस्टिंग 5 ईयर। 5 साल से ज़्यादा किसी भी तरह की वो छुट्टी नहीं ले सकता, और 5 साल भी आपको विदाउट पे लीव ही लेनी पड़ सकती है। मैक्सिमम रेलवे में 5 साल की ही कंटिन्यूस लीव मिल सकती है। एट द रेलवे बोर्ड लेवल द पर्सनल डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय, पर्सनल डिपार्टमेंट जोन लेवल पे PCPO के द्वारा हेल्ड किया जाता है। डिवीजन लेवल पे सीनियर DPO के द्वारा किया जाता है, और जोनल लेवल पे PCPO के द्वारा किया जाता है। और इसमें पूछा है कि रेलवे बोर्ड के स्तर पर, तो इसमें DGHR के द्वारा पर्सनल डिपार्टमेंट को हैंडल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज कंटेन इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर आर्टिकल 310(1) में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में लिखा गया है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ PNM। PNM जो होता है, तो PNM दोस्तों ये एक जोनल लेवल की मीटिंग होती है जिसमें जो यूनियन है वो जनरल मैनेजर और HOD के साथ में मीटिंग करते हैं, तो इसका चेयरपर्सन होता है वो GM ही होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पेबल टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड फॉर एनी पर्टिकुलर एज इज केप्ड एट RS
किसी वित्त वर्ष में भविष्य निधि के लिए देय अंशदान की राशि तक सीमित है। मतलब आप कितना उसमें कितने लाख तक उसमें भविष्य निधि में जमा करवा सकते हैं। तो 5 लाख तक आप भविष्य निधि में एक साल में जमा करवा सकते हैं। विच कंडक्ट रूल रिक्वायर एवरी रेलवे सर्वेंट टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एट ऑल टाइम। तो इसमें रूल नंबर 311 यही है जो इसमें सर्विस एंड कंडक्ट रूल में रूल 311 में दिया गया है कि एवरी रेलवे सर्वेंट रिक्वायर मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी ऑल द टाइम। अगला क्वेश्चन है विच कंडक्ट रूल प्रोहिबिट्स रेलवे सर्वेंट टू गिव और टेक ओबेट और गिविंग और टेकिंग ए डावरी। तो इसमें 13 रूल आर्टिकल 13 में दिया गया है गिविंग एंड टेकिंग ऑफ गिफ्ट वगैरह एंड डावरी के लिए 13A में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राइट वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर एंड द न्यू हेडक्वार्टर इज मोर देन 1000 ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल इफ दे 12 दिन का उसमें ज्वाइनिंग टाइम का 12 दिन का छुट्टी दिया जाएगा यदि आपका 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो, और यदि 1000 किलोमीटर से कम है तो आपका 10 दिन का छुट्टी दिया जाता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक हेडक्वार्टर से दूसरा हेडक्वार्टर। यदि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हुआ तो ज्वाइनिंग करने का ज्वाइनिंग लीव मिलती है ये। ट्रैपिंग कॉस्टिंग ऑफिस प्रोवाइड द डेटा फॉर ट्रैपिंग कॉस्टिंग कार्यालय निम्न से ये डेटा प्रदान करता है। तो यह डेटा प्रदान करता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक यातायात का लाभप्रद लगभग यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक कॉस्टिंग ऑफिस है वो इसके ट्रैफिक के खर्चे पे यातायात का जो खर्चा होता है उसी का कैलकुलेशन वगैरह के लिए यह डिपार्टमेंट बनाया गया। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। संविधान के किस अनुच्छेद के भारत की संचित निधि स्थापित की गई? तो आर्टिकल 266 के अंदर भारत की संचित निधि को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट विच हैव नॉट बीन डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी वेस्ट इन। सरकार की वित्तीय शक्तियां जो किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को नहीं सौंपी गई में निहित है। तो ये किस में निहित रहेगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब वित्त मंत्रालय के अधीन ही है जो किसी को भी सौंपी नहीं, जो शक्तियाँ किसी को फाइनेंस से रिलेटेड नहीं सौंपी गई है। विच डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विथ साइडिंग ओनर। मतलब साइडिंग मालिकों के साथ अनुबंध के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा? तो सबसे पहले साइडिंग ओनर का केस का मामला है तो उसके लिए रहेगा अकाउंट डिपार्टमेंट लेन देन के मामले के लिए, और इंजीनियरिंग और लेखा, इंजीनियरिंग और कॉमर्शियल ये दोनों उसके लिए साइडिंग ओनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगला है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द ईपीसी। ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन ईपीसी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हु रिप्रेजेंट द केग ऑफ द इंडिया इन ए रेलवे। रेलवे में केग को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो इंडियन रेलवे में पीडीए लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक ही केग को रिप्रेजेंट करते हैं रेलवे में। इन रेलवे फाइनेंस ईबीआर ईबीआर मीन्स ईबीआर का फुल होता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया presented to the parliament is taken up for consideration by तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। मतलब जो सीएजी जो रिपोर्ट अपना पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है वो किसके द्वारा उसको विचार किया जाता है, देखा जाता है? तो पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसी के द्वारा इसको देखा जाता है। हु इज द बजट ऑफिसर ऑफ ए जोन। किसी भी जोन का बजट अधिकारी कौन होता है? तो पीसी प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर प्रधान मुख्य अभियंता ही किसी भी जोन का बजट का ऑफिसर होता है। ऑल चार्जेज फॉर मेंटेन एंड रिपेयर आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लाइन फॉर ट्रैफिक आर अलोकेटेड टू
तो एक बार यदि नई लाइन बन गई तो उसका मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब रेवेन्यू से ही उसका पैसा वगैरह लिया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म IRFC? IRFC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ प्लान हेड 42? तो प्लान हेड 42 क्या होता है? वर्कशॉप से रिलेटेड होता है। तो वर्कशॉप से रिलेटेड इनमें से कौन से? PCEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, PCCM ये अपना कॉमर्शियल का हो गया, PCM ऑपरेटिंग का हो गया, PCME मैकेनिकल का हो गया। तो ये PCME ही वर्कशॉप का मैनेजर होगा। वर्कशॉप में ये कोच वगैरह का मेंटेनेंस होता है, तो PCME ही उसका प्लान हेड कोऑर्डिनेटर हो गया। बोल्ट स्टैंड फॉर, बोल्ट का फुल फॉर्म क्या है? बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर। BOLT बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्लान हेड ऑफ ट्रैफिक फैसिलिटी वर्क? ट्रैफिक फैसिलिटी प्लान हेड 16 होता है। GFR स्टैंड फॉर जनरल फाइनेंशियल रूल। तो दोस्तों ये था हमने 4 मई 2025 को एवं LDC का जो 70% रैंकर कोटा का एग्जाम हुआ था उसके कंप्लीट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।